नमस्कार फ्रेंड्स। आपको सभी को पता है कि कल बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है जिसमें आपको हिंदी और पेपर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में पेपर 1 है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स का जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आज उसका सिनॉप्सिस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो और देखिएगा, इससे हो सकता है आ जाए। तो ये शॉर्टकट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला हम ले रहे हैं कि यहाँ पे म्यांमार संकट जिस सैन्य तख्तापलट जो हुआ था, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं करंट और आईआर वाले टॉपिक में, सेक्शन 2 में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो म्यांमार संकट क्या है इसमें, मतलब इसमें सबसे पहले हम भूमिका की चर्चा करने वाले हैं। तो भूमिका इसमें ये होना चाहिए कि म्यांमार की भौगोलिक स्थिति क्या है। ये भारत, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश से मतलब से सीमा साझा करती है। उसके बाद इसमें भूमिका इस तरह से हम चर्चा कर सकते हैं कि 62 में पहली बार सैन्य तख्तापलट हुआ था, जो 2011 तक से उसके बाद चला। तो 2011 में आंग सान सू की का मतलब सरकार आया डेमोक्रेसी के तहत। उसके बाद 5 साल के बाद सैन्य शासन, मतलब 5 दशक के बाद, मतलब 62 के 5 दशक के बाद मतलब सैन्य शासन का अंत हुआ। फिर क्या हुआ कि 15 में चुनाव हुआ। आंग सान सू की मतलब एनएलडी पार्टी जो है 85-83% के वोट से जीत गई। फिर तो इस पे जो आरोप लगा दिया गया सेना की तरफ से, और उसको अपदस्थ करके सैन्य शासन लागू कर दिया गया। तो ये क्यों हुआ, तो इस पे थोड़ा सा मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था, जिसमें आंग सान सू को 80% से ज़्यादा, 83% शायद मिला था सीट। तो सेना का आरोप लगाया गया था कि धोखाधड़ी से चुनाव जीता गया है। ठीक है, मिन ऑंग हेलंग द्वारा 1 साल के आपातकाल इसके बाद लगा दिया गया। ठीक है, आपातकाल लगने से सबसे बड़ा मतलब जो है इसका सबसे बड़ा योगदान इसमें संविधान का, क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था की गई है वहाँ पे कि 25% सीट जो है सेना, गृह, रक्षा, सीमा से जुड़े मंत्रालय सेना के पास रिजर्व रहते हैं। संविधान में ये ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको तो फुल पावर मिल गया सेना को, तो उसने आपातकाल लगा के उसको अपदस्थ करके सैन्य शासन फिर बहाल कर दिया। तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या क्या आई थी। ठीक है, तो इस पर देखते हैं। तो इसमें अमेरिका द्वारा ये कहा गया था म्यांमार पे प्रतिबंध लगा देंगे हम, धमकी दिया गया था। उसके बाद आसियान द्वारा ये कहा गया कि सभी पक्षों के बीच संवाद करना चाहिए और उस अपने मुद्दे को सुलझाना चाहिए। उसके बाद G7 कंट्री द्वारा जो कहा गया था कि आप तत्काल आपातकाल खत्म करें तथा चुनी सरकार को बहाल किया जाए। ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये कहा गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया द्वारा तो रक्षा सहयोग ही रद्द कर दिया गया। भारत इसमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, मतलब बोला कि क्लोज से मॉनिटर कर रहे हैं। इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें चलिए आगे देखते हैं। आगे ठीक है, तो आगे है मतलब क्वाड में ये कहा गया था कि लोकतांत्रिक बहाल करने की अपील किया गया था क्वाड कंट्री की तरफ से। ठीक, तो इसमें भारत का क्या हित है, क्या मतलब उस पर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, बाद में किस प्रकार इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसमें है जैसे आसियान देशों का प्रवेश द्वार माना जाता है, मतलब म्यांमार को। म्यांमार के बाद ही आसियान देश उसका प्रवेश द्वार, इसके लिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब उसके बाद म्यांमार के रखाइन प्रांत में 2021 तक 7वें डीप वाटर पोर्ट का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। तो इस पे भारत सरकार मतलब काम कर रही है, शुरू होने की उम्मीद है। तो IMT एक इम्पोर्टेंट ये है। IMT मतलब इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड महत्वपूर्ण मतलब नेशनल हाईवे परियोजना है, मतलब सड़क बनाएगी वहाँ, उसमें मलेशिया तक एक्सटेंशन का किया जाएगा, ये चल रहा है। उसके बाद कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत मदद किया जा रहा है, और वहाँ पे कोलकाता से सीधे पोर्ट को जोड़ा जाएगा वाटर के थ्रू, और वहाँ से कलादान नदी के थ्रू भारत के उत्तर पूर्वी राज्य का कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। 1600 किलोमीटर सीमा साझा करती है। अलगाववादी हमेशा सक्रिय रहते हैं जो भारत म्यांमार सरकार के विरोध रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए मतलब हमारा म्यांमार के साथ अच्छा संबंध होना ज़रूरी है। उसके बाद चाहे मतलब इस स्थिति में चाहे वो कोई भी सरकार, चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो या सैन्य सरकार, इतने इन्वेस्ट हमने किए हुए हैं, तो उसके लिए हमें सहयोग तो करना ही होगा। अगर भारत सख्त रूप अपनाता है तो चीन के पाले में जा सकता है, ये भी एक चिंता का विषय है।
मतलब भारत अगर म्यांमार को बोले कि वहाँ पे लोकतांत्रिक बहाल करे तो सैन्य शासन चीन की तरफ रुख कर सकता है। इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में क्या क्या सहयोग है। भारत द्वारा श्वेत तेल तथा गैस परियोजना में 120 मिलियन यूएसडी का निवेश किया हुआ है, ठीक है, मंजूरी मिल गया है। तो उसके बाद भी उसके और भी पॉइंट है कि जैसे कि रोहिंग्या शरणार्थी को वापस बनाने के लिए हमें चाहे मतलब लोकतांत्रिक सरकार हो चाहे सैन्य सरकार, उसके साथ संबंध जरूरी है। क्योंकि देखिए तो इसमें यह है कि मतलब म्यांमार में ज़्यादातर जो है सैन्य शासन ही रहा है। 1962 से लेकर 2000 केवल 5 साल के लोकतंत्र सरकार आई, तो उससे पहले भी तो हमारे संबंध थे अच्छे। तो उसको देखते हुए हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें निष्कर्ष हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत को एक संतुलित कूटनीति अपनाकर सैन्य से संबंध खराब किए बिना वहाँ के लोकतंत्र तथा मानव अधिकार का समर्थन करना चाहिए। जैसे क्वाड आसियान कंट्री के माध्यम से मतलब से दबाव डाल के हम इस तरह से प्रक्रिया पे काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ओटीटी देखते हैं। ओटीटी वाला जो अभी हाल ही बहुत सोशल मीडिया ओटीटी और उसे जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मतलब प्रसारण के अंतर्गत ले आया गया है, तो उस पर गाइडलाइंस जारी किया गया, क्यों किया गया, भारत पे मतलब क्या आलोचनाएं हैं, क्या है नहीं है, उस पर चर्चा करते हैं। तो ओटीटी में ये हुआ था, तो इसमें हम जो है भूमिका किस तरह मतलब इंट्रोडक्शन किस तरह लिखेंगे। तो सरकार द्वारा सोशल मीडिया ओटीटी डिजिटल मीडिया मतलब सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का आदेश दिया तथा इसके लिए गाइडलाइन जारी किया। तो जिसका मुख्य उद्देश्य मतलब ये आपका परिभाषा नहीं, मेन जो ऊपर में लिखा जाता है वो है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारा कंटेंट पर नियंत्रण रखना तथा जवाबदेहिता बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इसके बाद इस नियम में क्या क्या लिखा हुआ है वो हमको चर्चा करना है, ठीक है। तो इसमें नियम में ये लिखा है जैसे कि ये सोशल मीडिया से संबंधित है, तो ये है आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा, विशेषकर महिला के विषय में, ठीक है। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 है भारत में इन प्लेटफॉर्म को नोडल ऑफिसर नियुक्ति करना होगा, जिसका जो है ऑफिस भारत में होगा, ठीक है। साथ ही बताना होगा कि हर महीने कितनी शिकायत हुई तथा कितने पर एक्शन लिएगा, ये जानकारी देना होगा। उसके बाद है हर महीने कितने मतलब वही रिपोर्ट मतलब कितने शिकायत दर्ज हुआ, कितने पर एक्शन लिया गया, उसको प्रकाशित करना हो। और भारत में इस कंपनी का ऑफिस होना जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है जैसे कि ये है 15 दिन के भीतर एक्शन लेना होगा उससे। और इसके अलावा जो एक विशेष मुद्दा था इसमें, तो सबसे पहले मैसेज जिसने भेजा उस व्यक्ति का नाम सरकार को बताना होगा, ये भी अच्छा पॉइंट था। तो इसमें आप पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब ओटीटी मीडिया में क्या क्या हुआ था। मतलब इसमें हुआ कि उम्र के हिसाब से कैटेगरी में विभाजित किया गया हो, जिसमें यूनिवर्सल UA 17, 13 और 16 और प्लस एडल्ट, यानी 5 भाग में 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है, मतलब विभाजित कैटेगरी में किया गया है। इसके अलावा मतलब 13 प्लस के लिए पेरेंटल कंट्रोल सुविधा देनी होगी, ठीक है। चलिए आप देखते हैं इसकी ज़रूरत क्या थी इस गाइडलाइंस का और इसके फ़ायदे क्या क्या हमें होने वाले हैं। तो इसमें ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है फेक न्यूज़, अफवाह, नफरत फैलाने वाले कंटेंट की भरमार है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कई सारे दंगे इसके कारण सोशल मीडिया फेक न्यूज़ के कारण हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है अभी पिछले कुछ सालों में। उसके अलावा मतलब यौन शोषण, निजी तस्वीरों को सर्कुलेट करने की बहुत सारी घटनाएं हुई है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है सेकंड पॉइंट है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुंच में वृद्धि। कोविड के कारण जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के यूजर्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। जैसे कि एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि अभी फ़िलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म का कारोबार है 500 करोड़ का, ठीक है। तो 2040 तक ये जो 2040 तक 4000 करोड़ का इसका व्यापार होने वाला है। तो इसको देखते हुए इसे इसके अंतर्गत लाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म संवेदनशील आपत्तिजनक सामग्री को आसानी से सब बड़े आदमी में पहुँचाए। मतलब ये इसके द्वारा आप अगर वेब सीरीज़ देखते होंगे तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पहुँचाया जाता है। तो पिछले 1 वर्ष में ओटीटी पर अनियमित सामग्री के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कई मामलों में मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को बोला गया कि इस पर आप कानून लाइए एक, जिससे नियमित हो सके। उसके अलावा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के कारण मॉब लिंचिंग सरपाई जैसे कि हमने बताया हुआ कई हुई है।
तो महिला के अपनी तस्वीर को सर्कुलेट करने की घटना कई आई है, ठीक है। ओटीटी पर जो है अश्लीलता, हिंसा, गाली गलौज का खुलेआम परोसे जा रही है, जैसे कि कई वेब सीरीज़ में आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रज्वाला केस में जो स्वतः संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया एंड वेबसाइट पोर्नोग्राफी के लिए वेबसाइट को ख़त्म करने के लिए दिशा निर्देश दिया था, ठीक है, प्रज्वाला केस में। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, या उसके बाद एग्जांपल ये एक और दे सकते हैं कि 2020 में राज्यसभा के एडहॉक कमेटी, मतलब तदस्थ कमेटी, हाँ, सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी से संबंधित अपनी रिपोर्ट दी थी। इस तरह की आवश्यकता को देखते हुए हमें इसे लाना, मतलब इसके अंतर्गत लाना पड़े। इस पर आपत्तियाँ हमें क्या क्या मतलब बताई गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि अनुपालन की लागत ज़्यादा, इसका इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे छोटे छोटे स्वतंत्र पत्रकार यूट्यूब पर जैसे पत्रकारिता करते हैं, तो उसके लिए जो है वो जो शिकायत निवारण तंत्र का व्यवस्था करे कि वो अपना कंटेंट बनाए, न्यूज़ अधिक बनाए कि क्या करे, ठीक है, उस समस्या है ये। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा स्वदेशी छोटी कंपनियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फेसबुक, ट्विटर तो अपने आराम से उस अधिकारी की नियुक्ति कर लेंगे, लेकिन छोटे छोटे को नियुक्ति करने में समस्या आएगी। उसके बाद छोटे छोटे चैनल स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बड़ा खतरा है, ठीक है। इसके मतलब अपना इसमें लिए ये लिखा हुआ, अपना काम करे या इन शिकायतों को निपटारा करे, शिकायत अधिकारी की सैलरी और छोटे चैनलों के लिए वहनीय नहीं है। इस शिकायत तंत्र के बावजूद मतलब आगे पॉइंट है कि सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है, जैसे कि सरकार के खिलाफ आने वाले खतरे या विचारों को रोकने के लिए इस तंत्र का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्मकता प्रभावित होने की संभावना है। सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मक मतलब प्रभावित होगी। तो इसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे कि नए दिशा निर्देश के अनुसार व्हाट्सएप जैसी कंपनी को इंड टू इंड इंक्रिप्शन नियम तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या है, इंड टू इंड इंक्रिप्शन पॉलिसी। जैसे आपने किसी को मतलब व्हाट्सएप कॉल किया तो उस पर जो मतलब बीच में कोई नहीं सुन सकता, लेकिन सरकार के द्वारा ये कहा गया कि हम जो कि कोई मैसेज भेजेगा तो वो हमको आप बताइए सबसे पहले किसने भेजा। तो इसका ये तो व्हाट्सएप के इंड टू इंड इंक्रिप्शन पॉलिसी के विरुद्ध है ना। तो इस तरह से इसका आलोचना किया जाता है। तो चलिए इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। तो जैसे कि सोशल मीडिया, ओटीटी तथा डिजिटल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस निश्चित रूप से मतलब बड़े बदलाव लाने वाली है, लेकिन यह ज़रूरी है कि इसका सही ढंग से क्रियान्वयन ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक प्रवासी भारतीय, इतना इम्पोर्टेंट तो शायद नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपको ये PDF डाल दूँगा, ठीक है। और वैक्सीन राष्ट्रवाद एक ठीक ठाक टॉपिक है, चलिए इस पर देखते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका परिभाषा जैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो जैसे किसी देश द्वारा वैक्सीन के सफल ट्रायल के बाद, मतलब वैक्सीन का सफल ट्रायल हो गया तो उसके बाद उत्पादन करने ही वाली है सर कंपनी, जैसे कि फार्मा कंपनी से वैक्सीन का लाखों करोड़ डोज की खरीदने की समझौता पहले ही कर लेती है, जिसे राष्ट्रवाद। मतलब इसका मतलब यही है कि वैक्सीन का सफल ट्रायल हो गया, ठीक है, उत्पादन होने से पहले कई कंपनी, फार्मा कंपनी से सरकार द्वारा अपने मतलब नागरिकों के लिए लाखों करोड़ डोज का समझौता कर दिया जाता है कि इतना आप मेरे लिए सुरक्षित करिए, तो उसे वैक्सीन राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका द्वारा हर नागरिक के लिए 2 से अधिक डोज के लिए जुगाड़ कर चुका है। अमेरिका द्वारा 800 मिलियन डोज की मतलब करार कर चुका है पहले ही। अब देखते हैं इससे पहले, अब इसके बाद हम ये देखना चाहिए कि इससे पहले भी क्या वैक्सीन राष्ट्रवाद कुछ हुआ था। तो इसमें यह है कि 2009 में H1N1 फ्लू दुनिया के सबसे अमीर देश के बीच लंबी वैक्सीन एडवांस बुकिंग की होड़ चली थी। जब ऑस्ट्रेलिया में H1N1 फ्लू के जो वैक्सीन बनने वाली थी तो ऑस्ट्रेलिया को इसमें सफलता मिली। तो इसमें अमेरिका द्वारा जो है 6 लाख डोज का समझौता कर लिया गया था। अमेरिका द्वारा इस पे जो है क्या किया गया था कि अपने राजनीतिक हित को भी इसने साधा था, कई रखे थे उसके बाद इसने 6 लाख डोज का मतलब डिलीवरी किया, ठीक है। इस प्रकार ये वैक्सीन राष्ट्रवाद कोई नया सिद्धांत नहीं है, ये पहले भी हुई है। तो अब देखते हैं इस वैक्सीन राष्ट्रवाद जो है दुनिया के लिए क्या चिंताएं होती है, ठीक है। तो दुनिया की आबादी लगभग 600-800 करोड़ है, जहां वैक्सीन पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, सही बात है। तो अग्रिम समझौते से दुनिया की बड़ी आबादी वैक्सीन के पहुंच से बाहर हो जाएगी, ठीक है, सही बात है। अगर वैक्सीन पहले ही
वो करार कर लिया जाएगा तो छोटे छोटे देश, गरीब देश के पास तो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मांग बढ़ने के कारण वैक्सीन की कीमत भी बढ़ सकती है, सही बात है, जो कि गरीब देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिससे लंबे समय तक इस महामारी का सही बात है कि जैसे कि मतलब इसको वैक्सीन ही नहीं मिलेगा तो छोटे छोटे गरीब देश उसमें वैक्सीन मतलब कोविड का प्रकोप तो रहेगा ही, तो लंबे समय तक इसको रहने की आशंका है। वैक्सीन के ज़्यादा उत्पादन कर इसका एक चिंता ये भी है, चीन के दृष्टि से अगर देखें तो वैक्सीन का ज़्यादा उत्पादन चीन द्वारा कमज़ोर देश को प्रभाव में लेने की आशंका जताई जा रही है, सही बात। जैसे कि नेपाल श्रीलंका के साथ हुआ कि मतलब उसने नेपाल और श्रीलंका को वैक्सीन तो दिया, लेकिन इसमें वो अपने समझौते में ये कहा कि इसका प्राइस आपको रिवील नहीं करना है। इसके तहत मतलब अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। तो वैश्विक वैक्सीन की आड़ में भू राजनीतिक फ़ायदे की कोशिश, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस तरह का फ़ायदा मतलब उठाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत की स्थिति। भारत जो है इसमें क्या क्या करता है। तो भारत तो इस सभी मुद्दों से हमेशा से ही मतलब अलग रहा है, जबकि भारत बायोटेक दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाती है, तो इस मुद्दे से हमेशा ही अलग रहा है। हालांकि कई देशों द्वारा भारत पर आरोप लगाया जा रहा है कि वैक्सीन राष्ट्रवाद के कारण गरीब देश को वैक्सीन नहीं रहा, जबकि हम कई गरीब देश को या अफ़गानिस्तान को मतलब फ्री में, मालदीव को दे रहे हैं। भारत में तो वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है तो पता ही है। भारत द्वारा कई छोटे देशों को फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है, जैसे मालदीव वगैरह को। हालांकि ये जो है WHO के कोवैक्स स्कीम के तहत भारत ने भी बहुत सारे वैक्सीन दिए हैं, जिसमें 20% देना होता है, तो जिसमें हम इंडिया जो है लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा मतलब 7 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दे चुके हैं गावी संस्था को, जो मतलब गरीब देश को फ्री में वैक्सीन देगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है मतलब भारत को उसकी तरफ से मदद नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब भारत तो वैक्सीन, ठीक है, इसका देखते हैं भारत में मदद के लिए दरवाज़ा बंद क्यों है। जैसे कि अमेरिका द्वारा जो कच्चे माल पर निर्यात पर बैन लगा दिया गया था, भारत तो बहुत सारे मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत को उस तरह से मदद नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अमेरिका द्वारा वैक्सीन राष्ट्रवाद के तहत अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता दरकिनार करते हुए घरेलू को प्राथमिकता दी, और भारत को जो कच्चा माल आता है वैक्सीन के लिए तो उसने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बायोफ्यूल तो ये सेकेंड उसका है, तो इसमें अगला दिन वीडियो हम डालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वैक्सीन के बाद पर्यटन का भविष्य। चलिए इसको भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं जल्दी। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो भारत में यात्रा पर्यटन उद्योग 42 मिलियन से अधिक रोजगार इसमें मिलता है, मतलब 42 मिलियन से अधिक, जो कि बहुत बड़ा संख्या है। भारत में GDP का 9.3% इसका योगदान है, मतलब GDP में पर्यटन का 9.3% योगदान है। और उसके मतलब कई देश जैसे कि मालदीव वगैरह जो है पूर्णतः पर्यटन पर ही निर्भर उसका GDP चलता है। कुल निवेश का 55.9% इस क्षेत्र में हुआ है भारत में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मतलब पर्यटन का कितना महत्व है भारत मालदीव जैसे देशों के लिए। तो इसमें जो है कोरोना के बाद इस पर्यटन जो उद्योग है तो उसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो मतलब UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है परिभाषा दिया गया है पर्यटन का। तो पर्यटन का परिभाषा लिखना जरूरी है अगर पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन। तो पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवधारणा है जिसमें लोगों का संचालन जो किसी निजी मकसद से किसी स्थान या देश में होता है। तो पर्यटन का 3 भाग है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म, वो तो पता ही है आपको, देश के भीतर। इनबाउंड मतलब बाहर से कोई आया। आउटबाउंड इंडिया से कोई बाहर गया घूमने के लिए, ठीक है। तो भारत के लिए इसका महत्व क्या है। तो भारत में जो है संस्कृत का श्लोक अतिथि देवो भव को मानता है, जो प्राचीन संस्कृति का भाग है, ठीक है, टूरिज्म के बारे में। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है विविधताओं को जैसे एक ही समय में, जैसे कहीं मतलब हिमाचल प्रदेश में उसमें ठंडी होती है तो इधर नॉर्थ में गर्मी होती है। तो भारत विविधता को जैसे इसमें टूरिज्म का अच्छा विकास हो सकता है, ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो भारत में प्राचीन काल से तीर्थाटन की परंपरा रही, जैसे ह्वेनसांग द्वारा लिखा गया शिजुकी, ठीक है। भारत जलवायु परिवर्तन पर्यटन के लिए बेहद उत्कृष्ट है। सरकार द्वारा पर्यटन में ग्लोबल हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार के अवसर में इससे वृद्धि होने की संभावना है। इसके लिए अवसंरचना का विकास किया जाए जिससे FDI में वृद्धि होगी।
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में भारत के कुल, इसमें तो 38 लेगा, अभी फ़िलहाल 40 हो गया है, ठीक है, 2 बढ़ गया है, अभी शामिल हो गया, जो टूरिज़्म को बढ़ावा दे। यही ना सबसे ज़्यादा मतलब विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, उसी के अनुरूप मतलब ये हो चुका है। चाइना के पास 56 है, ठीक है, इंडिया के पास 40 हो चुका है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूरिज्म ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपनी इंडेक्स में भारत का 34वां स्थान, जो कि अच्छा स्थान है, ठीक है। ये आवश्यकता है, मतलब अच्छा, मतलब पॉजिटिव पॉइंट है मतलब टूरिज्म के लिए, इंडिया के लिए। अब चुनौतियाँ देखिए, तो कोरोना महामारी से आर्थिक स्तर पर गंभीर नुकसान, सही बात है, सब कुछ चौपट हो गया, रोजगार खत्म हो गया, वेतन में कटौती की गई। अवसंरचना कनेक्टिविटी उत्तर पूर्वी राज्य में कम है, जहाँ टूरिज्म विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। पर्यटकों के लिए जो है वीज़ा की प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा है इंडिया में आने के लिए। कौशल युक्त लोगों की कमी, जैसे कि टूर गाइड होता है ना, तो उसको कई भाषा का ज्ञान होना चाहिए, 10-15 भाषा का, तो उसकी कमी है। महिला के लिए सुरक्षा की कमी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो इंडिया के लिए यही कंसर्न है कि महिला की सुरक्षा की कमी यहाँ पे होती है, हमेशा मुद्दा उठता रहता है इसके लिए। जनसंख्या का बढ़ता दबाव, जैसे कि पारिस्थितिक के लिए कोई पर्यटन स्थल है, वहाँ पे अगर मतलब बहुत सारे पर्यटक आ गए तो वहाँ का पारिस्थितिक संतुलन खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब क्या क्या कर रही है सरकार, तो वैक्सीन टूरिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि टूरिज्म आने के बाद वैक्सीन उसको लगा दिया जाएगा इंडिया द्वारा, वे टूरिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए भारत को। उसके बाद उड़ान योजना को बढ़ावा देना चाहिए, अतुल्य भारत 2.0 को लागू करना चाहिए, महिला पर्यटन सुरक्षा संबंधी कोई विशेष प्रावधान करना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वाड देख लेते हैं, ठीक है, क्वाड भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वाड ये जो है भारत, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक बातचीत है, जिसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक में जो है मुक्त व्यवहार और समृद्धता सुनिश्चित करना, और जो भी व्यापारिक मार्ग है उसको किसी भी देश के प्रभाव से, खास करके चाइना के प्रभाव से मुक्त रखना है, ठीक है। इसका पहला विचार जो है 2007 में शिंजो आबे द्वारा दिया गया, जिसे क्वाड 1.0 कहा गया। तो ऑस्ट्रेलिया पर इसी क्वाड 1.0 में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया पर चीन का दबाव बढ़ गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने इससे किनारे कर लिया और यह विचार आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद जो है, इसके बाद शिंजो आबे द्वारा फिर से इसकी अवधारणा दिया गया, तो जिसमें ये सारे देश शामिल हो गए, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री यात्रा को किसी भी देश के प्रभाव से मुक्त रखना है, जिसे क्वाड 2.0 कहा गया। अब देखते हैं हित क्या है क्वाड देशों के लिए। तो चीन की बढ़ती आक्रामकता नीति संचालित करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे अमेरिका के लिए इंडिया के लिए खास करके, ठीक है, और जापान के लिए तो खास करके यूएसए के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी प्रभाव बरकरार रखने की क्वाड जरूरी है उसके लिए, ठीक है। जैसे कि मतलब सब सरकार अभी यूके, ब्रिटेन वगैरह सब हिंद महासागर के लिए अपनी नीति जारी कर रही है सरकार द्वारा, तो इस तरह से ये संगठन इसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ चाइना का हमेशा विवाद रहता है, ठीक है। क्वाड जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण किस तरह से है, जैसे कि हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक रूप से अहम है भारत के लिए, है ना। वहाँ पे जैसे कि व्यापार मतलब मलक्का के तरह बहुत सारा व्यापार होता है, उस पर नज़र रखना होगा, चाइना के प्रभाव न आ सके उस पर, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि सीमाओं पर किसी की चीनी आक्रामकता की स्थिति, जैसे कि मतलब इंडिया में एलएसी के तरफ जो है चाइना एग्रेसिव रोल निभा रहा है, तो इसको जो कम करने के लिए भारत जो है क्वाड की मदद से धमकी दे सकता है, जैसे कि चाइना व्यापार को मतलब बाधित करने का धमकी दे सकता है, जिससे आक्रामकता की नीति चाइना का कम हो सके। भारत के सीमा विवाद के विपरीत हिंद महासागर में क्वाड की सहायता से भारत नई व्यवस्था बना सकती है, सही है, इसकी नई व्यवस्था बना सकती है। इसके अलावा भारत और चाइना और पाकिस्तान दोनों को नियंत्रित करने के लिए ये संगठन बहुत ही अच्छा है। तो इसकी चुनौतियां क्या है, तो इसकी चुनौतियां हैं कि क्वाड का हिस्सा बनना भारत के पुराने सहयोगी रूस के साथ संबंध में बात, मतलब रूस जो है मतलब क्वाड के हिस्सा बनने से रूस जो है चाइना के पाले मतलब चाइना के निकट आ सकता है, ये भारत के लिए सबसे बड़ी खतरा है। उसके बाद पड़ोसी देश के संबंध जो जैसे कि नेपाल हो गया, मतलब बांग्लादेश, जो चाइना के संपर्क में ज़्यादा आ रहे हैं अभी, मतलब नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। इसके तरह कई कदम के लिए चीन द्वारा तैयारी की जा रही है, ठीक है, इसके विरुद्ध मतलब क्वाड के विरुद्ध, जैसे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ एक उसने भी मतलब क्वाड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी चुनौतियाँ यह है कि इसका दृष्टिकोण अपरिभाषित है, ठीक है,
उसका अलावा एक और चिंता है कि चीन का हमेशा इस पर आरोप लगाता है यह क्वाड सैन्य संगठन है चाइना के खिलाफ। तो इसका निष्कर्ष इस तरह से क्वाड अपने लिख सकते हैं कि क्वाड को अपने एक स्पष्ट मिशन तथा विजन के लाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं RCEP। तो एक मिनट, तो RCEP क्या है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो यह है कि 15 देश द्वारा अपनाया गया मुक्त व्यापार समझौता है। इसकी अवधारणा जो है 2011 में 11वें एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई है। यह जो है संस्था RCEP 1/3 आबादी तथा 30% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये भूमिका हम लिख देंगे शुरुआत की परिभाषा के तौर पे। उसके बाद ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये बाद में लिखेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद। इसके बाद इसका जो है इसके बाद अब लिखेंगे प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इसका अलग होने का कारण क्या है, इसका बाद ये लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पॉइंट हम इसमें थोड़ा डाटा है तो ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आसियान देश द्वारा के साथ भारत का जो है 21.85 बिलियन डॉलर का व्यापार था 18-19 में, जो कि 19-20 में 23.82 करोड़ हो गया। तो 2 बिलियन डॉलर का एक ही साल में व्यापार घटा इंडिया का बढ़ा है। और इसका RCEP का मुख्य उद्देश्य है कि ट्रेड को फ्री करना। 2 मिलियन तो ऐसे ही बढ़ गया बिना ट्रेड फ्री किए हुए, तो फ्री कर देंगे तो कितना बिलियन डॉलर का यहाँ पे घाटा होगा इंडिया को। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, साथ ही इसके सदस्य के देश के साथ भारत का जो है व्यापार घाटा हमेशा सही रहा, जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान सबके साथ व्यापार घाटा है। ठीक है, तो RCEP समझौते के तहत जो है विभिन्न देशों के बीच टैरिफ को 92% मतलब लगभग टैरिफ फ्री करना है। इससे क्या होगा, इससे क्या आयात शुल्क को बिल्कुल अगर फ्री कर देंगे तो जैसे कृषि, डेयरी, MSME जैसे क्षेत्र को नुकसान, इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी को बहुत ही नुकसान हो, क्योंकि जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का डेयरी प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं इंडिया के मुकाबले कि वो इंडिया के मार्केट पे पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, और स्वदेशी कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है, हो जाएगा। तो भारत द्वारा इसके संदर्भ में कई जो उपाय मतलब प्रस्ताव रखा गया था उस पर सहमति नहीं बन पाई। इसके कारण भारत द्वारा RCEP से अलग रहने का ही निर्धारण किया। तो चलिए इसके क्या क्या मुद्दे थे, जैसे कि आयात की सीमा, तो ऑटो टिकट वाला एक बोला था मैकेनिज्म डेवलप करें मतलब आसियान RCEP द्वारा, जिससे कि मतलब जैसे कि ज़्यादा आयात हो गया तो उसमें ऑटो टिकट हो जाएगा कि और उसके बाद टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जो कि RCEP द्वारा नहीं माना गया। उसके बाद आधार वर्ष पे भी सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद डेटा सुरक्षा संबंधित, इसके अलावा एक और पॉइंट था, ये था कि मतलब वस्तु, इसमें जो है RCEP में वस्तु के व्यापार से संबंधित है, जबकि भारत जो है ज़्यादातर सेवा के व्यापार में ज़्यादा मतलब पावरफुल है। तो ये बोला गया था इसका कि सेवा में भी विस्तार करना चाहिए। तो RCEP देश द्वारा ये कहा गया कि सेवा में इसका विस्तार नहीं हो सकता, ये सिर्फ वस्तुओं के लिए। तो इस सम पे सहमति नहीं बन पाई RCEP। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद ये लिखेंगे, तो इस समझौते पर 15 नवंबर 2020, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है 2020 होगा, 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किया गया, जिसमें भारत द्वारा इससे अलग रहने का निर्णय लिया। तो उसका कारण यही हमने अभी बताया हुआ था, क्यों अलग लिया। ये 2 बिलियन डॉलर का हमेशा मतलब एशियन के साथ मतलब घाटा रहता है, अगर ट्रेड फ्री कर देंगे तो कितना घाटा बढ़ जाएगा। उसके अलावा सारे देश के साथ घाटा है। उसके बाद टैरिफ अगर फ्री कर देंगे तो डेयरी प्रोडक्ट कितना नुकसान होगा कृषि क्षेत्र को। ठीक है, तो इसमें भारत को क्या क्या हानि होने वाली है। तो चलिए, जैसे कि भागीदारी देश, जैसे RCEP के जितने भागीदारी देश है उस पर उससे के साथ द्विपक्षीय संबंध में असर पड़ेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स। इसके अलावा RCEP के द्वारा बड़े बाज़ार भारत में कदम रखने की संभावना नहीं है। मतलब जो बड़े बाज़ार थे RCEP 15 देशों का 30% का मतलब GDP ले रहा था, तो उसमें बड़े बाज़ार भारत के लिए अब उसकी संभावना ही नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट ईस्ट नज़दीक। हमारा शुरू से ही नीति रहा था कि मतलब पूर्व की ओर ज़्यादा व्यापार देखना है, हमको व्यापार करना, तो ये तो विरुद्ध हो गया, क्योंकि पूर्व की ओर व्यापार RCEP था, उसे हमने ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसके चलते पड़ोसी देश भारत को संदेह की तरह से नज़र से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके भारत के पास इसके कम करने के लिए से क्या विकल्प हैं, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। जैसे इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, भारत को प्रमुख एशियाई देश के साथ संबंध मजबूत करना होगा। ठीक है, और व्यापार घटना जितना भी है उसको कम करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा RCEP के देशों के व्यापार घाटे को मतलब वही एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान देना है,
उसके बाद बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठन को मतलब उसमें मजबूत करने का प्रयास हमें करना चाहिए, और भारत तथा EU और USA के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करना चाहिए, जिससे व्यापार घाटा इंडिया का कम हो सके। ठीक है, ठीक है, कितना हमने कवर किया इसमें। अब कौन कौन से MSP एक है, ठीक है, तो और नेक्स्ट कौन सा है, ये तो हो गया, ये तो सेकंड पेपर का है। वैक्सीन राष्ट्रवाद हो गया, और ठीक है, ये प्रवासी भारतीय लिंक डाल देंगे इसमें, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कोई कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उस पर अभी शॉर्ट नोट्स बना देंगे। ठीक है।